चलिए आइए दोस्तों, अपना जो डिविडेंड डिसीजन चैप्टर है उसमें पार्ट 3 वीडियो हम यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हैं और इसी के साथ आपका चैप्टर भी पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें जो है मेनली 4 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। ठीक है, यही मेन क्वेश्चन है, बाकी के सारे सिमिलर क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बाकी के सारे क्वेश्चन आपके पास में होमवर्क में रहेंगे। आइए एक के बाद एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। लास्ट जो स्टडी मटेरियल एडिशन था, मतलब कि आपके पास में 2023 का ओल्ड सिलेबस आप कह सकते हैं अब से, क्योंकि न्यू सिलेबस आ चुका है। तो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से जो है ये लास्ट आपके पास में जो स्टडी मटेरियल था उसमें इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी। प्लस ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी आपके पास में जो है पहले वाला ही क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा है। ठीक है, तो ओल्ड मॉड्यूल में जो था वही है यहाँ पे, इसमें भी मिस्टेक थी। राइट, इस बार अभी देखना है कि इस बार इन लोगों ने चेंजेस करे हैं या फिर नहीं। आइए सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशन में देखेंगे कि इस बार क्या कोई चेंजेस किया है या फिर वही सॉल्यूशन जो गलत सॉल्यूशन था वो कॉपी पेस्ट किया है, देख लेते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं आपको लिखवा चुका हूँ, अभी मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा। देखिए, ANR जो है लिमिटेड करके कोई कंपनी का नाम है, कहता है लार्ज कैप मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, और कहते हैं कि लिस्टेड है BSE इन इंडिया। ठीक है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में जो है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी है। और कहता है कि इनकी जो शेयर्स की प्राइस है वो 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है इनका वो 15% रहेगा, लेकिन कहता है फॉर नेक्स्ट आपके पास में 4 ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जिससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाया था आपको। यहाँ पे ये कहता है कि आपका ग्रोथ जो है 15% रहेगा फॉर नेक्स्ट 4 ईयर तक, मतलब कि 4 साल सिर्फ और सिर्फ जो है वो 15% रहेगा। इसके बाद कहता है कि देन 5% फॉर इंडेफिनाइट पीरियड। ठीक है, तो आपके पास में 15% 4 साल के लिए रहेगा और 5% इनफाइनाइट पीरियड के लिए रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें कही गई है। इसके बाद आगे कहता है कि शेयर होल्डर जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं 20% रिटर्न। अब देखिए, शेयर होल्डर का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, शेयर होल्डर का मतलब कि रिटर्न मतलब कि क्या होता है, तो मैंने 2 एग्जांपल करवाए थे, याद करिए नोट्स में, और वहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ लिखवा चुका हूँ कि अगर कंपनी का एक्सपेक्टेशन है, कंपनी का एक्सपेक्टेशन मतलब कि मैंने क्या लिखवाया था आपको, कंपनी का एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है आर, और शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन मतलब कि शेयर होल्डर की अर्निंग मतलब कि मैंने क्या लिखवाया था की। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमें पता चलेगा आगे क्या कहता है। कहता है कि कंपनी पेड 120 रुपीज़ डिविडेंड। ठीक है, पर शेयर के हिसाब से। और आपको यहाँ पे कहता है कि कंपनी का जो टारगेटेड एवरेज प्राइस है वो 3122 लास्ट डे को है। ठीक है, मतलब कि पूरे साल के लास्ट डे को कितना प्राइस चल रहा है यहाँ पे 3122। कहता है कि आप यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि मैं आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर पूछ रहा है। ठीक है, जिसे हम P0 भी कहते हैं आपको शॉर्ट में। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर पूछा गया है। कहता है कि क्या बताइए कि कितना प्राइस रहेगा और वो ओवर प्राइस है या फिर अंडर प्राइस। ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे जो मेन पॉइंट लग रहा है वो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये ग्रोथ। ठीक है, कि ग्रोथ 15% है, कितने साल के लिए, सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए। उसके बाद वो आपका जो है इनफाइनाइट पीरियड के लिए 5 साल हो जाएगा, 5% हो जाएगा इनफाइनाइट पीरियड के लिए, लेकिन 5वें साल से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन सोल्व करना है, मार्केट प्राइस निकालनी है। मार्केट प्राइस निकालनी है, इसके लिए हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज हमारे पास में अप्रोच है जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालता है। ठीक है, दूसरे हमारे पास में वॉल्टर मॉडल है, गॉर्डन मॉडल है। ठीक है, और ट्रेडिशनल में हमारे पास में लिंटर मॉडल भी है। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास में फॉर्मूलेज है। तो अप्लाई कौन सा करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ प्राइस हमें निकालना है, शेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कौन से फॉर्मूला है, तो वो तो हमें पता है, बहुत ही सिंपल तरीके से लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ गिवन है। तो ये तो आप ऑलरेडी पता लगा चुके हैं कि यहाँ पे ग्रोथ का फॉर्मूला लगेगा, मतलब कि गॉर्डन का फॉर्मूला, जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है क्या होता है, के ई इज इक्वल टू
D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G। ठीक है, यही फॉर्मूला आपके पास में रहता है, ये फॉर्मूला आपके अप्लाई हो जाएगा, ये तो आपने कन्फर्मली पता लगा लिया होगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट जो मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स में लिखवाया था, वो पॉइंट ओपन करिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कहा था कि सर गॉर्डन का फॉर्मूला जो आपका रहता है के ई इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G, गॉर्डन का फॉर्मूला यही है। गॉर्डन का फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब ग्रोथ आपका फिक्स होगा, मतलब कि जब आपका ग्रोथ फिक्स हो जाता है, अगर चेंज हो रहा है तो उस टाइम पे जो है यहाँ पे गॉर्डन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि 15% नेक्स्ट 4 ईयर के लिए, ठीक है, और उसके बाद 5% हो जाएगा इनफाइनाइट पीरियड के लिए। तो 5% इनफाइनाइट के लिए हो जाएगा। तो जब इनफाइनाइट के लिए जब आपका ग्रोथ फिक्स हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि 15% का जब चल रहा है तो वहाँ पे हम कभी भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब कि कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे कैलकुलेशन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन कीजिए मेरे साथ। टोटल चीज़ें यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कहना चाहता है कि आज हमारा हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और आज जो है शेयर की मार्केट प्राइस, ठीक है, शेयर मार्केट, यहाँ पे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर लिख देते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आज कितना है, तो देखिए आज ये कह रहा है कि 3200, ठीक है, आज का मतलब साल का लास्ट डे, ठीक है, तो 3122 है, ठीक है, तो आज इसकी प्राइस है 3122, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये लास्ट डे है, ठीक है, जिस दिन को यहाँ पे इसकी प्राइस इतनी चल रही है। अब यहाँ पे कहता है कि अब नेक्स्ट फ्यूचर की बात कर रहा है। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन फ्यूचर में कहता है 4 साल तक हमें जो है ग्रोथ मिलता रहेगा। तो इस तरीके से मैं टाइमलाइन बना देता हूँ, ठीक है, और कहता है कि पहले साल आपको जो है 15% का ग्रोथ मिलेगा, ठीक है, दूसरे साल भी 15%, तीसरे साल भी 15% का ग्रोथ मिलेगा, और चौथे साल भी 15% का ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 15% ग्रोथ मिलेगा, जितनी भी अर्निंग होगी उसमें 15% का बढ़ोतरी होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपये कमा रहे थे आज, तो 1 साल बाद मतलब कि नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर आप 100 प्लस 15%, 100 प्लस 15% मतलब कि 115 कमाएंगे। इसके बाद कहता है कि उसके नेक्स्ट ईयर मतलब कि सेकेंड, ठीक है, सेकेंड ईयर में आप और 15% ज़्यादा कमाएंगे। मतलब कि मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आज एग्जांपल है, ठीक है, 100 रुपये कमा रहे हैं आज, ठीक है, तो 1 साल बाद कितना कमाएंगे, 15% बढ़ोतरी होगी, मतलब कि 115 कमाएंगे। इसके बाद सेकेंड ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर मतलब कि सेकेंड ईयर आप कितना कमाएंगे, और 15% ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, तो मतलब कि 132.132.25। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ईयर वापस से 15% बढ़ेगा, ठीक है, और उसके बाद भी 15% और बढ़ेगा। इसके बाद कहता है कि फिफ्थ ईयर से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ ईयर से आपके पास में ग्रोथ जो है कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ग्रोथ फिक्स हो जाएगा, ग्रोथ 5% जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, अब से यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब कांस्टेंट हो जाता है ग्रोथ, तभी हम गॉर्डन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है जब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ कि ग्रोथ अगर हमारा फिक्स हो जाए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं इतना लिख देता हूँ कि फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है, फॉर्मूला कैन बी अप्लाई, ठीक है। फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, फिफ्थ ईयर में, मतलब कि इन साल में, ये जो आपके 4 साल है उसमें हम कभी भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रोथ फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से बढ़ोतरी होगी, आपको देखने को मिलेगी 15%, 15%, 15%, ठीक है, और फिर 5% फिक्स हो जाएगा आपकी, ठीक है। इतनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से बताई। अब आगे क्या कोई और भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कहता है कि यहाँ पे कंपनी जो है हर साल
हर साल 120 रुपये पे कर रही है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आज कंपनी 120 रुपये पे कर रही है, राइट। कहता है पर शेयर फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, अच्छा हर साल नहीं, करंट फाइनेंशियल ईयर कहता है, ठीक है। करंट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे जो है कंपनी कितना पे करी, 120, मतलब कि यहाँ पे आपके पास में 120 रुपये, ठीक है। ये डिविडंड है, ठीक है, ये डिविडंड है, डी, ओके। अब यहाँ पे कहता है कि 100, ये डिविडेंड करंट ईयर का है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि हम अगर ईयर 1 पे है यहाँ पे, तो ये D0 है हमारे लिए, ठीक है। हम यहाँ पे है तो यहाँ का जो डिविडेंड होगा वो D0 होगा और ये D1 होगा। जिस भी ईयर के लिए बात कर रहे हो, करंट ईयर का जो अभी डिविडेंड पे नहीं हुआ वो D1 होगा, वो लास्ट ईयर का डिविडेंड, ठीक है, वो D0 होगा, ठीक है। अब बताइए 120 रुपये आज पे कर रहे हैं, एक साल बाद तो 15% बढ़ जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि 120 आज है, नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा सर, 15% ऐड होके मिलेगा, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये समझ लेते हैं, काम खत्म है। 15% 15% 15% इस तरीके से बढ़ोतरी होगी आपकी इनकम में। तो आज आप एज अ शेयर होल्डर, आपको 120 रुपये दिए जा रहे हैं डिविडेंड आज, ठीक है। 120 रुपये दिए जा रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से करंट ईयर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर आने वाला, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर आपको कितना मिलेगा, क्या 120 रुपये मिलेगा? आंसर इज नो, क्वेश्चन ने कहा है कि हर साल आपकी बढ़ोतरी होगी 15% की, मतलब कि आपकी अर्निंग 15% के हिसाब से बढ़ती जाएगी, ठीक है, 4 साल तक। उसके बाद 5 साल 5%, 5वें साल से फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहना क्या चाहता है, आज 120 कमाइए, नेक्स्ट ईयर 120 प्लस 15% कमाएंगे। तो करिए क्वेश्चन में, कैलकुलेटर में करिए, 120 प्लस 15%, 138, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर कितना कमाएंगे, 138 कमाएंगे, डिविडेंड की बात कर रहा हूँ अभी, डिविडेंड, ठीक है। इसके बाद इसके नेक्स्ट ईयर कितना कमाएंगे, तो 138 प्लस 15%, 138 प्लस 15%, मतलब कि 158.7, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ईयर कितना कमाएंगे सर, इसमें भी 15% ऐड करते चलो, तो 158.7 प्लस 15%, तो यहाँ पे 182.505 आ रहा है, ठीक है, यही आ रहा है। और इसमें इसके बाद के नेक्स्ट ईयर, मतलब कि फोर्थ ईयर, ठीक है, फोर्थ ईयर, फ्यूचर ईयर की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ ईयर में आप कितना कमाएंगे, तो इसमें और 15% ऐड कर दो, तो 182.505 प्लस 15%, तो यहाँ पे 209.88, ठीक है, 88। अब इसके बाद फिफ्थ ईयर में कितना कमाएंगे सर, अब यहाँ पे 5% हो चुका है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब से हर साल 5% 5% ऐसे मिलेगा, तो यहाँ पे 5% ऐड करेंगे, तो 20988 प्लस 5%, ठीक है। तो यहाँ पे डिविडेंड कितना कमाएंगे, 220.37। अब अब हम यहाँ पे जो है फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और फिर हम जो है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आएंगे, क्योंकि कंपैरिजन यहाँ पे करनी है। ये कहता है क्वेश्चन में कि हमें इस सारी चीज़ों को प्रेजेंट वैल्यू में लेके आना है, और फिर अभी जो हमारा प्राइस चल रहा है वो 3122 चल रहा है, उसके साथ कंपैरिजन करिए और बताइए कि ये ओवर प्राइस है या फिर अंडर प्राइस। देखिए, ओवर प्राइस का मतलब होता है कि ये जो प्राइस है, अगर वो ज़्यादा है निकली, 3122 ज़्यादा निकली तो वो ओवर प्राइस है, और कम निकली, ठीक है, वैसे होनी ज़्यादा चाहिए थी लेकिन ये कम है, तो हम कहेंगे अंडर प्राइस है। वो हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ता है, जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है, जब फ्यूचर की अमाउंट दी जाती है कि फ्यूचर में कितनी अर्निंग होगी, ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है उसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करिए। तो एक एक चीज़ को यहाँ पे जो फ्यूचर से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, उस अमाउंट को, ठीक है, इनकम को हमें यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू में इसे चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं, एक फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ ईयर लिखेंगे, ठीक है, ईयर्स, ईयर्स की कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले टोटल कितने साल है, तो टोटल यहाँ पे 5वें साल पे हम फॉर्मूला को अप्लाई कर पाएंगे। तो 5 साल की इनकम को हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिफ्थ ईयर में हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को अप्लाई करके अमाउंट निकाल लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर, ठीक है। ये डिविडेंड ईयर है, मतलब कि पहले साल में डिविडेंड मिलेगा। आप कह सकते हैं ये D1 के हिसाब से, ये D2 है,
D3 है, ठीक है, ये D4 है और D5 है, मतलब कि डिविडेंड ईयर है। डिविडेंड फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा ये बताइए, तो फर्स्ट ईयर में 138 मिलेगा, 15% बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पे सिंपली हमें अमाउंट लिखते जाना है, देखिए, और जो अमाउंट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, समझ भी चुके हैं अमाउंट। अमाउंट को कॉपी पेस्ट कर देते, यहाँ पे 138 रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़ है, यहाँ पे लिख देते हैं रुपीज़, ठीक है। इसके बाद सेकंड 158.7, 158.7, इसके बाद 182.505, 182.505, ठीक है। और इसके बाद 209.88, 209.88, ठीक है। ये सारी डिविडेंड इनकम है, ठीक है। और यहाँ पे D5 में रुक जाइएगा। D5 में हमारे को फॉर्मूला पुट करना है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमें सिंपली क्या करना होता है, देखिए बेसिकली यहाँ पे होता कुछ इस तरीके से है कि हमारा अगर डिविडेंड कांस्टेंट रहता, हमारा ग्रोथ कांस्टेंट रहता, राइट, तो हम यहाँ पे ही अपने फॉर्मूला को अप्लाई कर लेते। मान लीजिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते ही मार्केट वैल्यू आ गई 1000, तो 1000 को हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देते और हम कंपेरिजन कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं है, 4 साल तक ग्रोथ है हमारा जो है यहाँ पे फिक्स नहीं है, ठीक है। 5th ईयर से हमारा ग्रोथ फिक्स हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 साल तक हम डिविडेंड अमाउंट जो है कमाते रहते हैं, और डिविडेंड अमाउंट कमाते रहते हैं, वो डिविडेंड अमाउंट इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे 4 साल की डिविडेंड अमाउंट लिख ली, ठीक है। इसके बाद D5 जहाँ पे ग्रोथ फिक्स हो जाएगा, वहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे, वहाँ पे हम फॉर्मूले को पुट करेंगे, और फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे वर्किंग नोट में यहाँ ही पे बना देता हूँ, ठीक है। वर्किंग नोट ये 1 हम लिख लेते हैं। आप जो है अपने पेज, आपने डेट पेज छोड़ा होगा, मैंने आपको कहा था 1.5 पेज छोड़ के चलिए, तो आप जो है बड़े आराम से इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे 5th ईयर में हम जो है यहाँ पे फॉर्मूला को पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा ग्रोथ का, KE इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G, ओके। तो यहाँ पे KE कितना है, KE आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में, 20% गिवन है, ठीक है। शेयर होल्डर यहाँ पे कहता है 20% हमारा KE है, ठीक है। शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन मतलब कि शेयर होल्डर का यहाँ पे रेट मतलब कि मैंने आपको कहा था वो KE है। अगर यहाँ पे कंपनी की एक्सपेक्टेशन लिख देता तो वो क्या बन जाता, R, ठीक है। तो R और KE के बारे में मैं आपको ऑलरेडी नोट्स लिखवा चुका हूँ, जो कि मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ समझाया था कि अगर यहाँ पे शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है, शेयर होल्डर की अर्निंग है तो KE है, कंपनी की अर्निंग है तो आर है। तो यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है कि शेयर होल्डर की अर्निंग है, मतलब कि KE कितना है 20%, KE जो है वो आपका 20% है, तो 20% KE है। यहाँ पे हम लाइन थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं, 20% KE है, तो KE की जगह 20%। D1 कितना है, तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे D1 को चेंज करेंगे, क्योंकि ये 5th ईयर के लिए कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। ये 5th ईयर के लिए कैलकुलेशन हो रही है, 5th ईयर, ठीक है। ये 5th ईयर के लिए कैलकुलेशन हो रही है, तो मतलब कि D5 है, ठीक है। D5 के लिए कैलकुलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम D1 नहीं D5 लिखेंगे, ठीक है, D5। अब यहाँ पे देखिए जब D1 होता है तो यहाँ पे P0 होता है, मतलब कि एक स्टेप पीछे होता है। D1 होता है तो यहाँ पे P0 होता है। अगर यहाँ पे D5 है तो यहाँ पे क्या होगा सर, P4, ठीक है। यहाँ पे P4 होगा, तो P4, इतनी चीज़ समझ में आनी चाहिए। हम D1 की कैलकुलेशन नहीं कर रहे, क्योंकि D1 पे जो है हमारा ग्रोथ रेट फिक्स नहीं है। जहाँ पे ग्रोथ रेट फिक्स नहीं होता वहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। D2 में भी नहीं कर पाएंगे, D3 में भी नहीं, और D4 में भी नहीं। D5 में होगा, क्योंकि 5th ईयर पे आपका जो है ग्रोथ रेट फिक्स हो रहा है, तो यहाँ पे D5 पुट कर दिया, ठीक है। और नीचे जो है वो P कौन सा लिया जाता है, एक स्टेप पीछे। यहाँ पे 1 होता है तो यहाँ पे 0 लिया जाएगा, यहाँ पे 2 होता है तो यहाँ पे 1 लिया जाएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 लिया जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे D5 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि D5 पे ही हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, उससे पहले तो फॉर्मूला अप्लाई हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो D5 है तो यहाँ पे कितना होगा, P4,
ठीक है। अब बताइए D5 कितना है, तो डिविडेंड 5th ईयर का डिविडेंड तो हम ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, 220.37 डिवाइड बाई प्राइस कितनी है, P4 कितना है, तो P4 आपके पास में वही तो निकालना है, ठीक है, P4 तो निकालना है। और ग्रोथ कितना है, तो अब यहाँ पे फिक्स हो चुका है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, 5% ग्रोथ फिक्स हो चुका है, तो 5%। जब फिक्स हो जाता है तभी हम यहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं, यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिविडेंड जो है हम खाते रहते हैं, ठीक है। जब तक डिविडेंड ग्रोथ रेट फिक्स ना हो तब तक हमें क्या करेंगे, डिविडेंड इनकम कमाते रहिए बस, ठीक है। तो बताइए P4 कितना आ जाएगा, तो P4 आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा, ये 0.05 और ये 0.2, तो 0 पॉइंट यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये आपका आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा होगा कि 1469, इस तरीके से कुछ आ रहा होगा, 1469.133, ठीक है। ये 33 बार रहेगा, 333 इस तरीके से, तो ये आपका आंसर आ रहा होगा मार्केट वैल्यू P4, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो यहाँ पे हम सिंपली D5 की ईयर में, मतलब कि 5th ईयर में, हम ये 5 नहीं, यहाँ पे D नहीं लिखेंगे, तो मैंने आपको समझाने के लिए कि डिविडेंड के लिए ईयर है, तो 5th ईयर में हमारे पास में जो है मार्केट वैल्यू मिल चुकी है, तो 5th ईयर में डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देंगे, 1469.33। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, PV फैक्टर पुट करेंगे, क्योंकि इस वैल्यू को हमें प्रेजेंट वैल्यू में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्यूचर की ईयर है, और हमें कंपैरिजन किसके साथ करनी है, प्रेजेंट, आज जब हम खड़े हैं तो उसकी वैल्यू, शेयर की वैल्यू कितनी है, 3122, इसके साथ कंपैरिजन करना है। तो हमें जो फ्यूचर की इनकम है ये सारी, उसे प्रेजेंट वैल्यू में लेके आना पड़ेगा, और फिर हम कंपैरिजन कर पाएंगे, ठीक है। तो हम ये फ्यूचर की इनकम को प्रेजेंट वैल्यू में लेके आएंगे, और ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, तो वो हम ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में आपको निकालना बता चुका हूँ, कि एक PV फैक्टर हमें लेना होता है, ठीक है। PV फैक्टर हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो क्वेश्चन में की वगैरह गिवन होता है वही होता है आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न, कई बार रेट ऑफ रिटर्न कहता है, कई बार आपको डिस्काउंट फैक्टर कहता है, ठीक है। ये सारे नाम है, हम इनका जो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर है वहाँ पे तो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट आ रहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, तो मैंने आपको ये पॉइंट आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था, तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए एक बार, कहता है कि शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेड कितनी है, 20% आपके पास में रिटर्न, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब होता है ये PV फैक्टर भी है, ठीक है, ये KE तो है, और इसी KE को हम एज अ PV फैक्टर लेते हैं, ठीक है। तो ये @20%, ठीक है। अब PV फैक्टर को हम क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ, कैलकुलेटर ले लीजिए आप। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, याद करिए, 1/1 + r, 1/1 + r। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं, फिर तो हम इक्वल टू प्रेस करते हैं, ठीक है। तो 1/1 + r, r कितना है, r का मतलब होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर रेट, ठीक है। तो ये 20% है, तो 1 + 20%, ठीक है। तो बताइए कितना आ रहा है, तो 1/1.2, 1/1.2, तो ये आपका सबसे पहले आपका आ जाएगा 0.833, ठीक है। और 3 पॉइंट के बाद 4 आप जो है डिजिट जरूर ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला ही है। अब यहाँ पे क्या वापस से फॉर्मूला पुट करना है, आंसर इज नो, इक्वल टू प्रेस करते जाना है, जैसे कि मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे, तो देखिए कैलकुलेटर में आपको 0.833 दिख रहा होगा, सिंपली इक्वल टू का बटन प्रेस करिए, जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने आंसर आ जाएगा सेकेंड ईयर का PV फैक्टर, इसे हम PV फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये PV फैक्टर है 0 पॉइंट, ये आ जाएगा 0.6944, ठीक है। इसके बाद और एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो थर्ड ईयर का मिल जाएगा, तो 0.5787, ठीक है। इसके बाद और एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 0.4822। अब ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये ईयर डिविडेंड के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको लिखा के दिखाया था कि D1 है, D2 है, D3, लेकिन ये जो PV फैक्टर होते हैं ना,
ये पीवी फैक्टर जो है वो डिविडेंड ईयर के हिसाब से नहीं होते, ये प्राइस के हिसाब से, आपके शेयर्स के ईयर के हिसाब से होता है। तो देखिए शेयर्स का ईयर मतलब कि वो एट द एंड यहाँ पे चलता है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर आपका इतना डिविडेंड मिला, सेकेंड ईयर इतना मिला, थर्ड ईयर, फिर फोर्थ और फिफ्थ ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, हम जब फिफ्थ ईयर में कैलकुलेशन करते हैं ना, तो हम फोर्थ ईयर का जो है शेयर का मार्केट प्राइस देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि फिफ्थ ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं, फिफ्थ ईयर की, ठीक है। लेकिन शेयर के लिए हम कौन सा ईयर लेते हैं, P4, ठीक है। P4 लेते हैं हम शेयर के लिए, कौन सा ईयर लेते हैं, P4। आप यहाँ पे देखिए, मतलब कि यहाँ पे जब पीवी फैक्टर की बात होती है तो शेयर के हिसाब से कितना ईयर चल रहा है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये फिफ्थ ईयर में ही हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाए, तो यहीं पे कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा ईयर लेना है, फिफ्थ ईयर लेना है या फिर फोर्थ ईयर का ही पीवी फैक्टर लेना है। तो आंसर इज, जब फॉर्मूला पुट कर रहे हैं आप जिस भी ईयर में, इसमें तो कोई फॉर्मूला था नहीं, तो यहाँ हम तो यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करके यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन फिफ्थ ईयर में देखना, क्योंकि फिफ्थ ईयर में हम फॉर्मूला ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, तो फिफ्थ ईयर में फॉर्मूला पुट कर चुके हैं, तो फॉर्मूला में जाइए, फॉर्मूला में ये देखिए कि शेयर के लिए कौन सा ईयर लिया गया था। तो यहाँ पे डिविडेंड के लिए तो फिफ्थ ईयर था, लेकिन शेयर के लिए फोर्थ ईयर था, ठीक है। तो जिस भी ईयर में, याद करें फिर से एक बार बता रहा हूँ, जिस ईयर में फॉर्मूला आप पुट कर रहे हैं, ठीक है, उस ईयर में आपको जो है रुक जाना है पी फैक्टर की कैलकुलेशन करते वक्त। यहाँ से ऐसे हम रुक गए, रुक जाइए, तुरंत आप जाइए फॉर्मूला में, फॉर्मूला में जाइए और वहाँ पे देखिए शेयर का कौन सा ईयर चल रहा है। डिविडेंड का ईयर पाँचवा चल रहा है, लेकिन शेयर का कौन सा, फोर्थ ईयर। तो यहाँ पे फोर्थ ईयर का ही पीवी फैक्टर अप्लाई होगा, ठीक है। ये डिविडेंड ईयर है, इसको यहाँ पे देख के कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे फोर्थ ईयर का ही पीवी फैक्टर अप्लाई होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये समझ लिए, काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्थ ईयर का पीवी फैक्टर है वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा, 4822, ठीक है, 4822। बस अमाउंट इंटू पीवी फैक्टर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। ये हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़े थे। लेकिन ये जो नई चीज़ आपने पढ़ी, ये आपकी जो है डिविडेंड डिसीजन से रिलेट करती है कि फिफ्थ ईयर, मतलब फिफ्थ ईयर ऐसा ज़रूरी नहीं है, जिस भी ईयर में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उस ईयर में आपको रुक जाना है, उस ईयर में आपको रुक जाना है, फॉर्मूला पे जाना है, फॉर्मूला में देखिए कि भाई शेयर के लिए कौन सा ईयर चल रहा है, उस ईयर का पीवी फैक्टर यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ऑलवेज आप याद रखिए। इससे मैं आपको एक शॉर्ट स्टेप नोट्स भी लिखवा दूंगा, जिसके लिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे यूनिक नोट्स रहते हैं, ऐसे आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे जहाँ पे ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाए जाते हैं जो रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे, ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा आई थिंक, ठीक है। कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा, एकमात्र हमारे यहाँ पे क्वेश्चन, ये हमारा जो क्लास रहता है वहाँ पे हम इस तरीके से लिखवाते हैं। बाकी आप ये देखेंगे कि ऐसे पॉइंट्स आपको कहीं पे भी इस तरीके से नहीं देखने को मिलते, जैसे कि ये पॉइंट लिखवाया, ठीक है, टू और बाई का कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी लिखा था, ये रहा, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स आपको यहाँ पे इस तरीके से कहीं पे भी देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे ही देखने को मिलेंगे। तो इसे अच्छे से आप जो है यूज़ करिए, फ़ायदा उठाइए और बड़े आराम से जो है इसे समझ लीजिए। तो जल्दी से प्रेजेंट वैल्यू निकालिए और काम ख़त्म करिए। प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, तो प्रेजेंट वैल्यू आप सिंपली इंटू करिए 138 इंटू 0.8333, ठीक है। तो ये आपका आएगा 114.995, ठीक है, 995, ओके। इसके बाद 4 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़े 158.7 इंटू 0.6944, तो इज इक्वल टू, तो ये आपका आंसर आएगा 110.201, ठीक है। इसके बाद 4 डिजिट भी ले सकते हैं, लेकिन पीवी फैक्टर में ऑलवेज ध्यान रखिए, पीवी फैक्टर में पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेना कंपलसरी है। इसमें आप जो है 4 डिजिट लीजिए, 3 डिजिट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पीवी फैक्टर में ऑलवेज आप पॉइंट के बाद के 4 डिजिट लेंगे ही लेंगे। 5 लेना चाहते हैं आपकी मर्जी, 6 लेने चाहते हैं आपकी मर्जी, लेकिन पॉइंट के बाद 4 डिजिट ज़रूर लेना। अब ऐसा कोई पीवी फैक्टर निकल के आए सिर्फ और सिर्फ 3 ही डिजिट है, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन ऐसा है तो फिर 3 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा है तो 4 डिजिट मिनिमम आपको ले लेना है, ताकि आपका एक्यूरेट आंसर आए, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पॉइंट
182 है, 182.505 इंटू 0.5787 इज इक्वल टू, तो ये आपका आंसर आएगा 105.615। ठीक है, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 209.88 इंटू 0.4822, तो ये आपका आंसर आएगा 101.204। और लास्ट वन 1469.33 इंटू 0.4822 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, ये सारी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, मतलब कि फ्यूचर में जो 138 है उसकी आज की वैल्यू कितनी है, 114.997। ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ रही है। तो यहाँ पे 0708.51। ठीक है, इसका टोटल ले लीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा कि शेयर की मार्केट वैल्यू आज कितनी रहेगी। ये सारी इनकम को जोड़ते हुए आज शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी रहेगी उसके साथ हम कंपेयर कर देंगे, आज की वैल्यू मिल जाएगी। टोटल कर दीजिए इसका, तो टोटल आई थिंक वो यहाँ पे आ रहा है 1140.527, इस तरीके से आ रहा है मेरा कैलकुलेशन। आप एक बार और चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1140.527। एक बार एक को आप भी चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आ रहा है वो हमारा यहाँ पे कंपैरिजन करना है बस। ठीक है, इस चीज़ को मैं थोड़ा यहाँ पे, ये लीजिए आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए करंट में मार्केट प्राइस कितनी चल रही है, करंट में हमने लिखा कि 3122 चल रही है। ठीक है, एज पर गॉर्डन मॉडल हमने जो एक्यूरेट प्राइस निकाली वो कितनी रहनी चाहिए थी, 1140.527। ठीक है, ये रहनी चाहिए थी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले कि करंट में मार्केट प्राइस आपकी जो चल रही है वो है 3122। लेकिन एज पर हमारे पास में मॉडल एक्यूरेट हमारे आंसर होना कितना चाहिए था, मार्केट प्राइस होनी कितनी चाहिए थी, 1140.527। ठीक है, मतलब कि आप कहीं ना कहीं देखिए इतनी प्राइस होनी चाहिए थी, कितनी चल रही है 3120, तो कहीं ना कहीं ओवर प्राइस चल रही है। ठीक है, क्योंकि इतनी होनी चाहिए थी, चल कितनी रही है 3122, तो यहाँ पे ओवर प्राइस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ओवर प्राइस है ये चीज़, और ओवर प्राइस का अमाउंट भी बताएंगे। ओवर प्राइस चल रही है, एंड ओवर प्राइस अमाउंट की बात करें, ठीक है, अमाउंट इज रुपीज़, डिफरेंस ले लीजिए कितना है 3122 माइनस 1140 पॉइंट, आप ये करिए तो आपका ओवर प्राइस अमाउंट मिल जाएगा। कितना आ रहा है यहाँ पे 1981.473। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा कि ओवर प्राइस है, और ओवर प्राइस अमाउंट भी हमने दिखा दिया है, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इतनी बनती है, तो देख लीजिए ऐसे अच्छे से, यहाँ पे इतनी चीज़ आपके पास में बनती है। ठीक है, कि अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में स्टेप इसके लिखवा देता हूँ ताकि हम जब रिवीजन करेंगे, ठीक है, तो आपको ये स्टेप पढ़ने से ये क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा, याद आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमने सॉल्यूशन तो किए है लेकिन कुछ टाइम बाद हम इसे भूल जाते हैं, तो आइए एक बार हम इसे शॉर्ट में स्टेप लिख लेते हैं ताकि हम यहाँ पे इसे याद रख पाए। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे जगह कर ली है, आपके पास में तो डेट पेज की जगह होगी। ठीक है, मैंने आपको बोल रखा था, तो आपके पास में तो भरपूर जगह होगी। आइए यहाँ पे इसके स्टेप लिख लेते हैं कि क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है ऐसा क्वेश्चन आने पे। सबसे पहले तो क्वेश्चन कैसा आता है उसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, इम्पोर्टेंट नोट। ठीक है, या फिर नोट सिर्फ और सिर्फ हेडिंग दीजिए, क्वेश्चन नोट इस तरीके से हेडिंग देते हैं ऊपर के क्वेश्चन। ठीक है, तो अबो क्वेश्चन नोट। ठीक है, अबो क्वेश्चन नोट, ये क्वेश्चन हमारे पास में नोट। ठीक है, चलिए ओके। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, मुझे लगता है कि इतनी जगह कम पड़ सकती है। ठीक है, तो मैं थोड़े से छोटे अक्षर कर लेता हूँ, लेकिन आपके पास में तो भरपूर जगह होगी तो आप अच्छे से लिखेंगे। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन नोट।
ठीक है, सॉल्यूशन नोट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ रेट गिवन होते हैं। वो ग्रोथ रेट जो है वो आपका कहीं फ्यूचर किसी ईयर में फिक्स होता है। मतलब कि अभी यहाँ पे जो है ग्रोथ रेट जो दिया होता है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में कि 15% है, लेकिन 4 साल के लिए ही रहेगा। इसके बाद 5% इनफाइनाइट होगा। तो क्वेश्चन की पहचान क्या है? क्वेश्चन की पहचान ये है कि आपके पास में क्वेश्चन में दिया जाता है कि हमारा ग्रोथ रेट फिक्स नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख दिया है कि व्हेन क्वेश्चन सेड द ग्रोथ रेट इज नॉट फिक्स। ठीक है, ग्रोथ रेट अगर फिक्स नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए, तो इसका सॉल्यूशन हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या सॉल्यूशन रहता है? आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको एक काम करना है, जब तक ग्रोथ रेट फिक्स नहीं होता तब तक डिविडेंड का अमाउंट खाते रहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा कि भाई 5वें साल ग्रोथ रेट फिक्स हो रहा है। ठीक है, तो 4 साल तक अमाउंट खाते रहिए, डिविडेंड का अमाउंट बड़े आराम से। ठीक है, विथ आपका ग्रोथ। ठीक है, तो वही चीज़ हम लिख देते हैं यहाँ पे सबसे पहले। लीजिए, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या करा कि इस टाइप का क्वेश्चन जब पूछा जाए आपको, कि जहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जब हमें पूछा जाए कि जहाँ पे ग्रोथ आपका फिक्स नहीं है, तभी इस क्वेश्चन का यहाँ पे स्टेप अप्लाई होगा। स्टेप 1, सबसे पहले एक काम करिए कि आप जितना भी अर्निंग कर रहे हैं डिविडेंड, उसे आप लिख दीजिए। ठीक है, आप जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, जहाँ तक ग्रोथ फिक्स नहीं है तब तक ग्रोथ का आप फॉर्मूला पुट नहीं कर पाएंगे, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली आपके पास में ऑप्शन क्या है, सिंपली डिविडेंड खाते रहिए, अर्न करते रहिए। ठीक है, तो जो आप अर्न कर रहे हैं उसे सिंपली राइट कर दीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, कितने साल तक, जब तक ग्रोथ फिक्स ना हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमको यहाँ पे पता चल गया है कि हम 5वें साल में ही फॉर्मूला पुट कर पाएंगे। तो 4 साल तक हमने क्या करा, डिविडेंड अमाउंट खाते गए। 138 खा लिया, 158.7 खा लिया, 182.505 खा लिया, और 209.88 भी खा गया। ठीक है, और 5th ईयर में जो है हमने क्या करा, फॉर्मूला को पुट करा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले वही काम कर दिया कि डिविडेंड को खा जाइए। ठीक है, ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें इसके बाद हमें क्या करना है, जिस भी ईयर में हमारे पास में यहाँ पे चीज़ आ जाएगी, ठीक है, अब वही फिक्स ईयर वाला आ जाएगा ग्रोथ रेट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है ऑन विच आपके पास में जो ग्रोथ फिक्स हो जाता है उस ईयर का। ठीक है, तो देख लीजिए सेकंड पॉइंट क्या करना है। सबसे पहले तो हमने डिविडेंड खाते गए। ठीक है, जब तक हमारा ग्रोथ फिक्स नहीं हुआ उस ईयर तक हम डिविडेंड खा गए। इसके बाद जब फिक्स हो गया, जब हमें पता चल गया कि 5th ईयर आ चुका है, क्वेश्चन के हिसाब से 5th ईयर आ चुका, मतलब कि हमें पता चल गया कि हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नाउ यूज़ द फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा, वही हमारा जो फिक्स फॉर्मूला है, K = D1/P0 + G। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे सर, यहाँ पे D1 की जगह कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, जो डिविडेंड ईयर है। मतलब कि हमारे क्वेश्चन में D5 था, तो D5 डिवाइड बाई आपका पिछला कौन सा होगा, 4, तो P4, D5 डिवाइड बाई P4 यूज़ करेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। फॉर द ईयर ऑन विच ग्रोथ बिकम फिक्स, तो जहाँ पे ग्रोथ फिक्स हो जाता है जिस साल से, उस साल के लिए आपको जो है क्या करना है सर, उस साल के लिए यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देना है। फॉर्मूला पुट करने के बाद जब हम यहाँ पे इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पीवी फैक्टर से। ठीक है, पीवी फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली मैं लैंग्वेज यूज़ कर लेता हूँ कि इसे कन्वर्ट करना है। क्या करना है सर, कन्वर्ट करना है आपको प्रेजेंट वैल्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए आपकी लैंग्वेज में लिखता हूँ, मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना है दिस अमाउंट, दिस इनकम अमाउंट लिख देता हूँ। ठीक है, ये सारी इनकम ही तो है, डिविडेंड अमाउंट और उसके बाद शेयर का प्राइस, ये सारी इनकम अमाउंट है। ठीक है, तो दिस इनकम अमाउंट, इनकम अमाउंट, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है दिस इनकम अमाउंट, मल्टीप्लाई दिस अमाउंट विथ पीवी फैक्टर। ठीक है, विथ पीवी फैक्टर। ठीक है, पीवी फैक्टर के साथ इनटू कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन एक चीज़ ऑलवेज ध्यान रखा, बट रिमेंबर। ठीक है, बट रिमेंबर, या फिर ऑलवेज कीप इन माइंड, बट ऑलवेज, कैपिटल में लिख रहा हूँ ताकि आपका यहाँ पे नज़र रहे। ठीक है, ऑलवेज कीप इन माइंड, इन
माइंड। क्या ध्यान में रखना है आपको? ये ध्यान में रखना है कि जब आप पीवी फैक्टर ले रहे हैं, ठीक है, तो उस साल जिस साल हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं उस साल में आपको क्या करना है सर, उस साल के लिए फॉर्मूला में देखना है कि P4 है या फिर मतलब कि P कौन सा ईयर चल रहा है उसका यहाँ पे पीवी फैक्टर लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको लिखवा देता हूँ। देख लीजिए ये हमने पॉइंट ये लिख लिया है। देखिए सबसे पहले तो क्या करना है कि भाई डिविडेंड खाते रहिए जब तक ग्रोथ फिक्स नहीं हो जाए, और कुछ आप कर भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ रेट का यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या रूल है कि जब ग्रोथ फिक्स हो जाएगा तभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 तो सिंपली जहाँ तक आपके पास में ग्रोथ फिक्स नहीं हो जाता अर्निंग खाते रहिए। सेकेंड आपका स्टेप रहता है कि एक काम करिए, फिर सेकेंड स्टेप जब आपका ग्रोथ फिक्स हो जाता है जिस भी ईयर में, आप फॉर्मूला पुट करिए, वैल्यू निकालिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इनटू करना है आपको पीवी फैक्टर से। क्यों करना है? क्योंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। सारी चीज़ें फ्यूचर की बातें है। ठीक है, तो प्रेजेंट में लेके आना है। क्यों? क्योंकि हमें कंपैरिजन करनी है। ठीक है, कंपैरिजन करनी है। क्वेश्चन के हिसाब से 3122 मार्केट प्राइस चल रहा था, उसके साथ कंपैरिजन करनी है कि ओवर प्राइस है या फिर अंडर प्राइस। ठीक है, तो कंपैरिजन करने के लिए उसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक चीज़ ऑलवेज ध्यान रखना कि ऑलवेज कीप इन माइंड, कहता है कि ईयर ऑन विच द ग्रोथ बिकम फिक्स, मतलब कि जो ईयर जहाँ पे ग्रोथ आपका फिक्स हुआ, जैसे कि क्वेश्चन में हमारा कौन सा था, 5th ईयर, जहाँ पे आपका ग्रोथ फिक्स हुआ उस टाइम पे पी फैक्टर लेते वक्त ध्यान रखना ऑलवेज, कहता है कि पी फैक्टर शुड बी टेकन फॉर द ईयर ऑफ पी टेकन इन द फॉर्मूला। मतलब कि फॉर्मूला में जो पी के लिए ईयर लिया गया है वही ईयर का पीवी फैक्टर यहाँ पे लिया जाएगा। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, और फिर प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल लेंगे और आपको यहाँ पे सिंपली पता चल जाएगा कि आप कंपैरिजन कर लेंगे तो ये आपके पास में ये पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास में पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है, पीछे अच्छे से आप जो है इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ, लिख लीजिए इसे जल्दी से। वीडियो को स्टॉप करिए और इसे लिख लीजिए। ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर दूँ अगर पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे मैंने थोड़ा सा अच्छे से जूम कर दिया। वीडियो की क्वालिटी आप जो है बेस्ट तरीके से रखिए। अगर आपको सही से दिख रहा है तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी जो है वो चेंज करिए, आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे ओके, तो सारी चीज़ें मैंने लिखवा दी, अब वो नोट्स यहाँ पे लिखवा दिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके करवाया है। अच्छे से कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन के बाद मुझे जो करवाना है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, एक बार मैं इसके सॉल्यूशन में भी तो देख लूँ। आईसीआई की ओल्ड मॉड्यूल में तो गलती थी, यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, वही क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, ओल्ड सिलेबस में जो आपकी मॉड्यूल थी मतलब कि 2023 की, ठीक है, वही जो सॉल्यूशन थी वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, जो यहाँ पे आपको ये आंसर गिवन है। ठीक है, ये वही आंसर है। अगर आप ओल्ड मॉड्यूल ओपन करके देखेंगे, किसी के पास ओल्ड मॉड्यूल होगी या फिर वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करके देखेंगे, वही आपका जो है सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन जो है वो गलत है। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ इन लोगों ने यहाँ पे क्या करा है, गलती कहाँ पे करी है, गलती इन लोगों ने करी है यहाँ पे। अगर मैं कंपैरिजन करवाऊँ तो देखिए हमारे सॉल्यूशन के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू पे, इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू 115 है, इन लोगों ने राउंड फिगर करा है। राउंड फिगर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एज एग्जैक्ट 115 ही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये सेकंड भी सही है, चलिए। थर्ड भी यहाँ पे सेम है, फोर्थ भी सेम है। लेकिन अगर देखेंगे फिफ्थ में आपका यहाँ पे चेंज आ रहा है, इन लोगों ने यहीं पे गलती करी है, मॉड्यूल में गलत है मेरे ख्याल से। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, आई थिंक यहाँ पे 5th ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया इन लोगों ने। पीवी फैक्टर में 5th ईयर का पीवी फैक्टर ले लिया, जबकि ये गलत है। ठीक है, इस तरीके से नहीं होता। यहाँ पे जब हम फॉर्मूला पुट करते हैं जिस भी ईयर में, मतलब कि जब ग्रोथ फिक्स हो जाता है, उसके लिए पी का जो यहाँ पे ईयर होता है उस ईयर का हमें यहाँ पे पीवी फैक्टर लेना होता है। ठीक है, जो कि आईसीएम मॉड्यूल में मेरे ख्याल से तो यहाँ पे गलती है। ठीक है, इस तरीके से नहीं होता। जब तक मेरा नॉलेज चलता है, नॉलेज के हिसाब से यहाँ पे वही ईयर लिया जाता है जो पी के लिए है।
ठीक है, मतलब कि जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से पी के लिए जो रेट आपका जो ईयर चलता है वही लिया जाता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से आईसीए मॉड्यूल में गलती है, जो कि प्रीवियस आपके पास में मॉड्यूल थी उसमें भी इसी तरीके का यही सेम सॉल्यूशन है, वही कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया गया है। तो मेरे ख्याल से ये गलत है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूँगा। मेरे ख्याल से तो 100% ये गलत है, एज़ पर मेरा नॉलेज यहाँ पे इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि सॉल्यूशन में मिस्टेक थी लास्ट मॉड्यूल में, आज भी वहीं पे चल रही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो वही मिस्टेक चल रही है और ये मिस्टेक ही है मेरे ख्याल से। ठीक है, और 6 में भी सॉल्यूशन में गलती थी लास्ट मॉड्यूल में। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इन लोगों ने कोई चेंजेस तो किए नहीं है, तो 6 मॉड्यूल में भी वही सॉल्यूशन छापा होगा। एक बार हम सॉल्यूशन करते उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी देख लेते कि क्या उसमें कोई चेंजेस किया है या फिर नहीं। आइए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 तो छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी करवा देते हैं। चलिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 हेडिंग देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपके पास में कहता है कि इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर जो है शेयर का, आरटी लिमिटेड का, कहता है कि हम जो है इसे सोल्व कर पाते हैं कितने में, 1460 रुपीज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे प्राइस गिवन है आपको। ठीक है जी, ये सबसे पहले ये आपको प्राइस की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि शेयर जो है वो सेल करा जाते हैं, ठीक है, कितने में, 1460 में। ओके, इसके बाद लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ, चलिए जी, ग्रोथ गिवन है, और जैसे ये ग्रोथ वर्ड लिख देता है ना, हमारे पास में फॉर्मूला फिक्स हो जाता है ऑलवेज। ठीक है, कौन सा मॉडल होगा, गॉर्डन मॉडल। ठीक है, चलिए ये तो हमें पता चल चुका है, गॉर्डन मॉडल है। इसके बाद आगे क्या कहता है, कहता है कि ग्रोथ जो है वो कितना है आपके पास में, 7.5% है ग्रोथ। ठीक है, 7.5% ग्रोथ है, कहता है एंटिसिपेटेड, और कहता है कि एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड 20 रुपीज़। वर्ड क्या यूज़ करा है सर, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब कि याद करिए सर, ये कौन सा होगा, D1 होगा या फिर D0 होगा। तो आंसर इज आपके पास में ये D1 होगा। D1 इज इक्वल टू कितना सर, 20। ठीक है, 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। अब सबसे पहले कहता है कि कैलकुलेट करिए रेट ऑफ रिटर्न एन इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिटर्न तो पूछा है, लेकिन क्या आगे लिखा है, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब होता है शेयर होल्डर। भाई कंपनी में इन्वेस्ट कौन करता है, शेयर होल्डर्स। शेयर परचेस करते और इन्वेस्ट करते, तो शेयर होल्डर का रेट ऑफ रिटर्न। अब आ जाइए नोट्स में क्या लिखवाया था मैंने। सर अगर रेट ऑफ रिटर्न शेयर होल्डर के हिसाब से देखा जाए, मतलब कि शेयर होल्डर की अर्निंग के हिसाब से देखा जाए, मतलब कि वो क्या पूछ रहा है सर, के ई पूछ रहा है। ठीक है, के ई आपको निकालने के लिए कह रहा है। ओके जी, तो ये चीज़ तो आपने ऑलरेडी लिखवा दी थी और हमें याद भी है सर, हमें याद भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए क्वेश्चन को यहाँ पे आगे पढ़ते। कहते हैं एज्यूम डेट डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ठीक है, अलोंग विथ 7.5% आपका ग्रोथ रेट। तो ये तो ऊपर भी आपको दे रखा था, वापस से रिपीट कर दिया है, और कोई चीज़ नहीं। तो जल्दी से आइए, क्वेश्चन नंबर हमें पॉइंट नंबर 1 सोल्व करना है। दो क्वेश्चन पूछ लिए क्वेश्चन ने। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे हैं, तो पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं सबसे पहले। सिंपल है, पहला क्वेश्चन में तो कोई यहाँ पे बड़ी बात मुझे नहीं लग रही है। फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला भी हमने डिसाइड कर ही लिया है कौन सा, गॉर्डन का क्या फॉर्मूला रहता है, के ई इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाई, सॉरी D1 है, D1 डिवाइड बाई P0 और प्लस G। ठीक है, अब के ई तो खुद निकालने के लिए कह रहा है, तो के ई की जगह तो कोई वैल्यू पुट करनी नहीं है, बाकी तीनों निकाल लीजिए क्वेश्चन से हिसाब से। क्वेश्चन में P1 तो आपको, D1 तो आपको गिवन है 20 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे P0 कितना है, P0 आपको कितने में सॉल्व किया जाता है। देखिए ये वर्ड का आप मीनिंग समझिए, इसने क्या कहा कि शेयर को हम सोल्व कर सकते हैं कितने में, 1460 पर शेयर के हिसाब से। मतलब कि एक शेयर को हम कितने में सेल कर सकते हैं मार्केट में, 1460। मतलब कि ये मार्केट प्राइस गिवन है, मार्केट प्राइस मतलब कि P0। भाई सेल करने का मतलब क्या होता है, जितनी मार्केट प्राइस चलेगी उतने में ही तो बेच पाओगे शेयर को। ये इनडायरेक्टली ये वर्ड का खेल है। आपको यहाँ पे कहता है कि ये सेल किया जा सकता है 1460 में,
मतलब कि सेल किया जाता है, मतलब कि इतनी तो मार्केट वैल्यू चल रही होगी तभी तो इतने में सेल कर पा रहे हैं। तो ये P0 गिवन है 1460, ठीक है। ओके, और जी तो आपको वैसे भी गिवन है, दो दो बार रिपीट करके दिया क्वेश्चन में, ऊपर भी गिवन था 7.5% ग्रोथ है, वापस से दूसरी बार भी बता रहे। ये दूसरी बार क्यों बता रहे पता नहीं, लेकिन फिर भी जो भी है लिख लो 7.5%। जल्दी से आंसर निकाल के इसको दे देते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो 7.5% है उसे डिवाइड बाय 100 करके क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है। परसेंटेज को ऑलवेज डिवाइड बाय 100 करके अमाउंट में नहीं किए, ठीक है। कोशिश करिए उसी तरीके से, क्योंकि परसेंटेज में कैलकुलेटर में सॉल्यूशन में स्टूडेंट की अक्सर गलती होती है। तो यहाँ पे 0 पॉइंट क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, मतलब कि 0.075, ठीक है। आंसर निकालिए। इसका आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, कितना आ रहा था, हाँ, इसका आंसर आ रहा होगा 0.08869, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ रहा होगा, जिसे हम परसेंटेज में लिखे और करके, ठीक है। तो इंटू 100 करना है और कुछ नहीं, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 8.869, तो जिसे हम 867% भी लिख सकते हैं, ठीक है। 8.87% भी आप लिख सकते हैं। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर। अब यहाँ पे लास्ट आइडिया ICA मॉड्यूल जा था, ठीक है। लास्ट ICA मॉड्यूल का जो एडिशन था ओल्ड मॉड्यूल के हिसाब से, ठीक है। तो कहता है कि ओल्ड जो सोल्यूशन था वहाँ पे इन लोगों ने क्या गलती करी थी। इन लोगों ने क्लियरली बता रखा है कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, ठीक है। इसका मतलब ये D1 है 20 रुपीज़। इन लोगों ने इसे D0 माना था, पता नहीं कैसे, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे D0 माना था। और D0 जब हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं, देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में D0 गिवन है, D1 नहीं गिवन है, तो हम D1 का फॉर्मूला पुट कर देते। D1 का फॉर्मूला क्या रहता था सर, हमने लिखवा है ऑलरेडी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नोट्स ओपन करिए, लिखवाया है ऑलरेडी। D1 हमारे को जो है, सॉरी, D0 अगर हमें गिवन है, D1 डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो D1 का फॉर्मूला पुट करते थे D0 प्लस जी, ठीक है। ये फॉर्मूला हम पुट करते थे अगर क्वेश्चन में D1 डायरेक्टली नहीं गिवन है तो इन लोगों ने यहाँ पे इसे D0 माना 20 रुपीज़ को, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्लियरली रखा है कि एक्सपेक्टेड टू बी पे, मतलब कि अभी पे नहीं हुआ है डिविडेंड, पे करने वाले, तो इसका मतलब तो D1 होता है। लेकिन ICA मॉड्यूल ने इसे D0 माना और फिर D0 मान के इसमें ग्रोथ ऐड करा, ठीक है। ये फॉर्मूला पुट करके D1 निकाला और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करी। इस बार देख लेते हैं इन लोगों ने कुछ सॉल्यूशन में चेंजेस किया है या फिर अच्छा, ये भी कॉपी पेस्ट है, देख लीजिए। 20 को D0 इन लोगों ने माना और फिर वो इसमें ग्रोथ ऐड किया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला है। तो ये भी भाई क्या करते रहते हैं, कॉपी पेस्ट सिर्फ और सिर्फ। तो इसे कैंसिल करिए, ठीक है। ये भी मेरे नॉलेज के हिसाब से सब कुछ गलत ही है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन जो है गलत था। सेकंड हालांकि सही था, सेकंड के हिसाब से तो अभी मैं आपको प्रूव ही कर दूंगा कि ICI ने खुद से अपनी गलती जो है मानी है, क्योंकि सेकंड सॉल्यूशन में ये 20 रुपये को वो खुद से D1 ही मान रहा है, ठीक है। वो D1 मान रहा है, मतलब कि इन लोगों ने किया क्या, सबसे पहला क्वेश्चन सोल्व करना था तो इसे क्या मानना, D0। अब सेकेंड सॉल्यूशन करेगा ना, तब वो यहाँ पे सॉल्यूशन में मानता है ये D1 है, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया इन लोगों ने पता नहीं, लेकिन इनका सॉल्यूशन तो गलत ही है, हम प्रूव कर चुके हैं। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए। कहता है इट इज़ एक्सपेक्टेड डेट आरती लिमिटेड जो है वो अर्न करेगा 10% ऑन रिटेन अर्निंग, ठीक है। आरती लिमिटेड अर्न करेगा, मतलब कि कंपनी अर्न करती है तो ये 10%, कंपनी अर्न करती है 10%। आ जाइए नोट्स में, क्या लिखवाया था, अगर कंपनी अर्न करती है तो वो के ही होता है या फिर आर होता है सर, कंपनी की अर्निंग मतलब कि आर। तो ये 10% क्या है सर, ये आर है। आर इज इक्वल टू कितना है सर, 10%। ये चीज़ हमें क्लियर होती है, आगे बढ़िए थी, ठीक है सर, आगे बढ़िए। आगे एंड कहता है शेल रिटेन 60%, रिटेन 60%, रिटेन 60%, ठीक है। 60% खुद के पास रिटेन करके चलता है, ओके। तो कहता है आरटी लिमिटेड 10% कमाता है मार्केट से, और जितना भी कमाता है उसमें 60% रिटेन करके चलता है। रिटेन का मतलब मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये फॉर्मूला अच्छे से वहाँ पे पढ़ लेना, यहाँ पे वही चीज़ आती है।
तो रिटेन करके चलता है 60%, मतलब कि 40% क्या है सर, डिविडेंड पे करता है। 60% रिटेन करके चलता है, इसका मतलब क्या, वो 40% डिविडेंड पे कर रहा है, राइट। इसके बाद आगे कहता है कि स्टेट, बताइए कि वेदर देयर वुड बी एनी चेंजेस इन ग्रोथ, क्या ग्रोथ में चेंजेस होगा, ये पूछ रहा है सबसे पहले, ठीक है। और दूसरा पूछा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, मतलब कि के ई, ये के ई पूछ रहा है, और यहाँ पे ये जी पूछ रहा है। तो देखिए जी में डेफिनेटली चेंज होगा, क्यों सर, क्योंकि अगर आप रिटेंशन रेशियो में चेंज करते हैं तो ग्रोथ आपका बदलेगा ही। देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये कहता है कि ग्रोथ में चेंजेस होगा कि नहीं, सबसे पहले वो बता देते। तो ग्रोथ में चेंजेस होगा कि नहीं वो हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा, तो सीधी सी बात है, पहले कितना ग्रोथ था, ठीक है, बिफोर, ठीक है, बिफोर कितना ग्रोथ था, तो क्वेश्चन में गिवन था ये कितना है ग्रोथ, 7.5%, तो ये 7.5% था, ठीक है। और आफ्टर की बात करें तो आफ्टर के लिए वो खुद यहाँ पे ग्रोथ के लिए चीज़ें गिवन है, कहता है 60% वो रिटेन करके चलेगा, ठीक है। और आर कितना है, 10%। अब मुझे यहाँ पे बताइए कि सर अगर ग्रोथ डायरेक्टली नहीं गिवन होता है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 2%, दो फॉर्मूले बताए थे, और मैंने इस चैप्टर के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि दो फॉर्मूले आपको दोनों ही याद रखने हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, तो वो एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका था। गोल्डन रूल कहाँ पे है, ये रहा, यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था, कहाँ चला गया, ये रहा, यहीं पे लिखवा है। ग्रोथ के वैसे निकालने के दो तरीके होते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। जो दूसरा तरीका होता है उस पर तो मैंने क्वेश्चन लेके आपको समझा दिया था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा, इसलिए हमने सबसे पहले लिया था। दूसरा फॉर्मूला एक इस तरीके से होता है, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर। बी का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो, कितना रिटेन करके चल रहे, और आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाई कंपनी। आर का मतलब कंपनी, के ई का मतलब शेयर होल्डर, ठीक है। तो कंपनी कितना रेट ऑफ रिटर्न कमा रही है, इनटू करना है कितना रिटेन करके चल रही है, तो ग्रोथ आपको मिल जाता है। अब क्वेश्चन में देखें तो दोनों ही चीज़ें गिवन है, आर भी गिवन है और रिटेंशन रेशियो भी गिवन है 60%। सिंपली इनटू करिए, ग्रोथ निकल के आ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि ग्रोथ का अगर फॉर्मूला पता है तो यहाँ पे आंसर आपको पता है, ठीक है। ग्रोथ इज इक्वल टू बी इंटू आर। अब यहाँ पे एग्जाम में बी का मतलब भी बताना है, आर का मतलब भी देना है, ठीक है। बी का मतलब रिटेंशन रेशियो, आर का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये लिख के आना, इसके मार्क्स होते हैं, अगर नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी कितना है, 60%, आर कितना है, 10%, तो ये आपके पास में 6% आ जाएगा, 60 × 10%, मतलब कि 6% आपका ग्रोथ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे चेंज हुआ है, आंसर इज यस, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 7.5% है, यहाँ पे 6% हो गया, तो यहाँ पे चेंज देखने को मिला है। तो सेंटेंस लिख देंगे कि यहाँ पे जो है आपका ग्रोथ जो है वो चेंज हो रहा है करके, ठीक है। ग्रोथ जरूर से यहाँ पे चेंज हो रहा है आपके पास में, पहले 7.5% था, आज कितना हो गया, 6%, तो यहाँ पे चेंज देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ग्रोथ में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट इज चेंज टू 6%, ठीक है। सबसे पहले ये लिख लिया। इसके साथ ही इसने दूसरा क्वेश्चन भी पूछा था कि केई में क्या कोई चेंज होगा, तो केई के लिए तो पूरा फॉर्मूला है हमारे पास में, बताइए केई का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे सबसे पहले ये यहाँ पे एरो कर देते हैं, ये ग्रोथ के लिए कैलकुलेशन थी, दूसरा एलो केई के लिए, ठीक है। केई के लिए फॉर्मूला पुट कर देंगे, केई का फॉर्मूला क्या है, मेन फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0, ठीक है, और प्लस जी, ठीक है। अब देखिए, अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जी तो आपने कह दिया कि भाई 6% चेंज होगा, हमने क्वेश्चन से निकाल लिया, तो 6% तो जी तो हो चुका है। इसकी वजह से क्या
के ही चेंज होगा कि नहीं वो निकालना है। तो जी तो 6% हो चुका है, वो लिख दीजिए 6%। ठीक है, न्यू ग्रोथ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पूछा है इसने साथ ही साथ, तो 6% लेना है। 6% हो चुका ना ग्रोथ, तो 6% लेना है। D1 और P0 बताइए। P0 में तो कोई चेंज नहीं होगा, P0 तो जो है वही रहना है 1460। ठीक है, तो 1460। D1 क्या होगा? तो सर D1 तो इसने यहाँ पे 20 रुपीज़ गिवन था ना, ले लो सर। आंसर इज नो। ये 20 रुपीज़ किसके हिसाब से था सर? 7.5% ग्रोथ रहता है, उसके हिसाब से 20%, 20 रुपीज़ था। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे ग्रोथ रेट चेंज हो चुका है 6%। तो 6% चेंज हो चुका है तो डिविडेंड भी चेंज होगा ना। देखिए यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मान लीजिए 100 रुपीज़ यहाँ पे शेयर का प्राइस है, या फिर मैं मान लेता हूँ 100 रुपीज़ आपकी अर्निंग है, ईपीएस। ठीक है, कंपनी का ईपीएस, ईपीएस ऑफ कंपनी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं पॉइंट नंबर 1 ये कहता हूँ कि मान लीजिए आपका जो रिटेंशन रेशियो है, ठीक है, रिटेंशन रेशियो आर इज इक्वल टू, सॉरी, रिटेंशन रेशियो बी। ठीक है, रिटेंशन रेशियो का मतलब बी होता है। बी जो है मान लीजिए 60% है। ठीक है, और आर जो है वो 10% है। ठीक है, तो बताइए डिविडेंड कितना होगा? तो डिविडेंड कितना होगा? तो सीधी सी बात है सर, 60% रिटेन करके चल रहे हैं, और 100 रुपीज़ टोटल अर्निंग है कंपनी की। इसमें 16% कंपनी क्या करती है, खुद के पास रखती है, 40% डिविडेंड पे करती है। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब सर डिविडेंड कितना होगा सर? डिविडेंड होगा 100 × 40%। ठीक है, मतलब कि ₹40। क्या ये बात समझ में आती है सर? बी का मतलब यही मेन चीज़ है। बी का मतलब क्या होता है सर? रिटेंशन रेशियो, मतलब कि रिटेन कितना करके चल रहे हो। रिटेन 60% करके चल रहे हो तो 40% डिविडेंड पे कर रहे हो, इसका मतलब ये निकल के आता है। तो 100 × 40% डिविडेंड अमाउंट मिल गया। अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन पूछूँ, यहाँ पे मैं कह दूँ कि अरे अरे, जो हम यहाँ पे बी ले रहे थे उसमें थोड़ी सी गलती हो गई हमारे से। मैं कह रहा हूँ कि 60% नहीं था, मैं कह रहा हूँ 50% था। ठीक है, या फिर चलिए इक्वल इक्वल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ रिटेंशन जो है वो 70% था। ठीक है, 60 नहीं था, 70, मेरे से गलती हो गई। ठीक है, आर तो वगैरह तो सब कुछ सेम है, 10% अर्निंग करते हैं। डी आपको ढूंढने के लिए बोला, तो बताइए इस बार क्या कोई चेंजेस होगा? आंसर इज यस। अगर रिटेंशन रेशियो चेंज होता है, इनडायरेक्टली मैं कहूँ ग्रोथ रेट चेंज हुआ होगा। अगर यहाँ का ग्रोथ रेट निकालो कितना आएगा, 60 × 10, मतलब कि 6% ग्रोथ रेट आया होगा। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं कहूँ तो ग्रोथ कितना होगा, 60% इंटू 10%, मतलब कि कितना सर? 6%। यहाँ पे अगर ढूंढे तो डी भी पूछा है और ग्रोथ भी पूछा है मान लीजिए, तो दोनों पूछा होता है तो ग्रोथ यहाँ पे निकाल के देख लीजिए, 70% इंटू 10%, तो यहाँ पे कितना निकल के आया सर? 7%। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे, चलिए अब सबसे पहले डी निकालिए, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। डी निकालिए, डी कितना आएगा सर? डी मतलब कि सर 70% रिटेन करके चल रहे हो, इसका मतलब 30% डिविडेंड दे रहे हो। टोटल अर्निंग है कंपनी की 100, तो 100 × 30%, मतलब कि ₹30। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि सर अगर ग्रोथ रेट चेंज हो रहा है, सर अगर ग्रोथ रेट जो है वो चेंज हो रहा है, राइट, अगर सर ग्रोथ रेट जो है वो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि सर डिविडेंड का अमाउंट भी चेंज होगा। 40 से 30 हो गया, ग्रोथ रेट जैसे ही चेंज हुआ 40 से 30 हो गया, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल के आया सर? मीन्स, मीन्स डेट द चेंज इन, दैट द चेंज इन ग्रोथ रेट, ठीक है, चेंज इन जी, जी का मतलब ग्रोथ रेट, चेंज इन जी रिजल्ट इन चेंज इन, किस में चेंज होगा सर? डिविडेंड में भी चेंज होगा। ठीक है, तो डी,
ठीक है। तो डी में भी आपके पास में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, डी में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। ये मतलब निकल के आता है पूरे का पूरा एग्जाम्पल का। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि सर पहले 7.5% हुआ करता था ग्रोथ, जो कि आज कितना हो गया सर, आज जो है 6% हो चुका। मतलब कि ग्रोथ बदल चुका है। तो क्या ग्रोथ बदलेगा तो डिविडेंड का अमाउंट बदलेगा? नहीं, आंसर इज बदलेगा। पहले 20 रुपये था, ठीक है, 7.5% जब चल रहा था ग्रोथ, तो हम 20 रुपये डिविडेंड दे रहे थे। आज कितना हो गया सर, आज 6% हो गया। तो डिविडेंड का अमाउंट भी चेंज होगा ना, 20 रुपये नहीं ले सकते, राइट। तो इसके लिए सर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। वर्किंग नोट, ठीक है, वर्किंग नोट क्या रहेगा? वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट के लिए हमें D1 की ज़रूरत है, वो निकालना है। तो देखिए, D1 की ज़रूरत है, वो निकालना है, तो हम क्या बेस लेंगे? पे बेस लेंगे पुरानी इन्फॉर्मेशन। पुरानी इन्फॉर्मेशन को बेस लेके नई इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करेंगे। जब हम 20 रुपये दे रहे थे डिविडेंड, तब हम यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, 60% रिटेन करके चल रहे हैं, उसके हिसाब से हमें डिविडेंड ढूंढना है, राइट। पहले हम कितना रिटेन करके चल रहे थे, अगर वो पता चल जाए ना, तो काम हो जाएगा अपना। पहले कितना रिटेन करके चल रहे थे वो बताइए। तो सर पहले तो हमारे पास में रिटेन कितना करके चल रहे थे, ये 7.5%, ये क्या है सर? ग्रोथ रेट है। तो यहाँ पे अगर मुझे निकालना हो कि पहले कितना रिटेन करके चल रहे थे, तो कुछ दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। पहले का जो है जी कितना था? 7.5%, ठीक है, 7.5%। और जी का तो मतलब होता है सर B/R, B/R, ठीक है। जी तो 7.5% है, आपने ही कहा सर 7.5% है, ओके, क्वेश्चन नहीं कहा है। बी हमें नहीं पता, बी अगर मिल जाए तो काम हो जाएगा। क्या रेट ऑफ रिटर्न पता है? आंसर इज यस, रेट ऑफ रिटर्न ऑलवेज सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, राइट। इसने कहा है रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%, वो तो ऑलवेज 10% ही रहेगा, ठीक है। तो बस बी निकल जाएगा, आंसर इज यस। बी का मतलब क्या होता है? रिटेंशन रेशियो। तो 7.5 डिवाइड बाई 10%, मतलब कि क्या आ जाएगा सर? 75%। तो पहले का रिटेंशन रेशियो मिल चुका है और हमारा काम भी हो चुका है। जैसे ही ये पता चल गया, काम ख़त्म हो गया। आप समझिए, पहले हम 75% रिटेन करके चलते थे, तो 75% रिटेन करके चलते थे, इसका मतलब क्या हुआ सर? 25% डिविडेंड दे रहे थे। 25% कितना था सर? 20 रुपये। तो आज हमारे पास में यहाँ पे हम कितना देंगे? 40% डिविडेंड देंगे। तो कितना अमाउंट निकल के आएगा? सिंपल सी चीज़ है भाई, कैलकुलेशन करो ना, कैलकुलेशन करो ना यहाँ पे। कहाँ पे कैलकुलेशन करे भाई? चलिए यहीं पे कर लेते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन है, ठीक है। यहीं पे मैं आपको करवा देता हूँ छोटी सी कैलकुलेशन। पॉइंट को मैंने छोटा कर दिया। देखिए क्या कहा मैंने, जब हम यहाँ पे 25% डिविडेंड बांट रहे थे, तब डिविडेंड का अमाउंट कितना था? 20 रुपये। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। जब हम 20 रुपये डिविडेंड दे रहे थे, ठीक है, ₹20 डिविडेंड, ठीक है, तब डिविडेंड का अमाउंट क्या था सर? तब डिविडेंड का परसेंटेज क्या था सर? 10% था, 25%। कैसे निकला 25%? ये हमने वर्किंग करी सर। पता चला कि भाई रिटेंशन तब हमारा कितना था? 75%, मतलब कि 25% क्या था सर? डिविडेंड रेशियो, ठीक है। डिविडेंड हम 25% बांट रहे थे, ये हमें पता चला, ठीक है। फिलहाल करंट इन्फॉर्मेशन हमें पता है कितनी हम यहाँ पे डिविडेंड बांटना चाहते हैं। तो सर करंट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है 60% रिटेन करके चलते, मतलब कि 40% डिविडेंड देंगे, ठीक है। तो 40% के हिसाब से डिविडेंड का अमाउंट क्या रहना चाहिए, ये बताइए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, बचपन में पढ़ते थे ऐसा कुछ, ठीक है। इतने पे इतना, तो इतने पे कितना, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। तो बताइए कितना अमाउंट आ रहा है? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बहुत ज़्यादा सिंपल है भाई। इसे थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई 20 × 40%।
20 इंटू 40% क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 20 इंटू 40% डिवाइड बाई ये नीचे चला जाएगा 25%। ये तो आप बचपन में करते थे, ठीक है, ये क्या सिखाना। डिवाइड बाई 25%, तो बताइए कितना आंसर आ रहा है, 32 आ रहा होगा, ठीक है। 32 आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। यही 32 आपका आंसर आ चुका, काम ख़त्म। जल्दी से आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और आपके सामने आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आपके पास में 32 आंसर आ चुका, D1 32, और 32 डिवाइड बाई 1460 और प्लस आपका 6% है, मतलब कि 0.06, ये आपका आंसर आएगा 8.19%, 8.19% आएगा, ठीक है। 8.19%, ठीक है। तो इसे भी हाईलाइट कर देते हैं अपने। ओके, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे ख़त्म। मेन पॉइंट यहीं पे यही था, ठीक है, जो वर्किंग नोट मैंने करवाई, और ये चीज़ यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर ये समझ में आ गया तो काम कंप्लीट। इसे 2 बार क्वेश्चन आप जो है वीडियो को 2 बार देख लीजिए, इसे अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन को सोल्व करिए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे अगर आईसी मॉड्यूल का सॉल्यूशन देखो तो यहाँ पे वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 पॉइंट कितना आ रहा है, 19%। मतलब कि यहाँ पे इन लोगों ने जब कैलकुलेशन करी D1 की, तो D1 के लिए जो यहाँ पे अमाउंट लिया जाता है 20 रुपये, ठीक है। ये 20 रुपये को इस बार D1 माना इन लोगों ने, ठीक है। D1 माना, यहाँ पे हमें क्या लेना होता है सर, D1। इन लोगों ने अगर ऊपर D1 इसको माना था, तो यहाँ पे भी वही लेना चाहिए था ना, 20 प्लस 7.5%। इस बार इन लोगों ने इसे नहीं माना। इस बार इन लोगों ने क्या माना सर, यही D1 है, 20 रुपये ही D1 है। और ऊपर क्या माना सर, 20 रुपये D1 नहीं है, D0 है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग यहाँ पे सॉल्यूशन वेरी मच, ठीक है। तो ये चीज़ को आप इग्नोर करिए, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया ताकि आपके नोट्स में ये सॉल्यूशन रहे, ठीक है। तो मैंने आपको सॉल्यूशन दोनों चीज़ का प्रोवाइड कर दिया है। बहुत ज़्यादा सिंपल सा पॉइंट था। अब यहाँ पे कुछ न्यू एडेड क्वेश्चन है, ठीक है। न्यू एडेड क्वेश्चन है, तो ये न्यू एडेड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, छोटे मोटे थियरिकली क्वेश्चन है, ठीक है, थियरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे कहता है कि मिस्टर एच है, ठीक है, मिस्टर एच है, इज़ करंटली होल्डिंग 1 लाख शेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे कहता है कि जो शेयर है वो लिस्टेड है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में, और 50 रुपये के हिसाब से इसकी मार्केट प्राइस है। ओके, इसके बाद कहता है कि मिस्टर ए जो है, उनकी पॉलिसी क्या है, मिस्टर ए की पॉलिसी है कि वो यहाँ पे री इन्वेस्ट कर देते हैं एनी डिविडेंड रिसीव। अगर जो है कोई भी डिविडेंड रिसीव होता है कंपनी को, तो वो री इन्वेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई डिविडेंड रिसीव होता है मिस्टर ए को, तो वो क्या करते हैं, इस डिविडेंड के बदले शेयर परचेज कर लेते हैं, ठीक है। इस डिविडेंड के बदले शेयर परचेज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे इनकी ये पॉलिसी है कि वो डिविडेंड को अपने पास नहीं रखते, इसके बदले वो कंपनी के शेयर परचेज कर लेते हैं। ओके, कहता है कि आप एक काम करिए, अगर HM लिमिटेड जो कंपनी है, उन लोगों ने अगर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया हो 10 रुपीज़, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में बताना है, प्लीज़ डिटरमाइन, प्लीज़ प्लीज़ लिख रहा है, ठीक है, प्लीज़ लिख रहा है, तब तो बताना ही पड़ेगा। कहता है डिटरमाइन करिए कि नंबर ऑफ शेयर डेट मिस्टर ए वुड होल्ड आफ्टर ही री इन्वेस्ट डिविडेंड, ठीक है। मतलब कहता है कि डिविडेंड जैसे ही मिल गया आपको मिस्टर ए को, उसके बाद उसके पास कितने शेयर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि 1 लाख शेयर तो उसके पास पहले से है, ठीक है, ये तो रहना ही रहना है। 1 लाख शेयर्स तो पहले से है, ये तो रहना ही रहना है। प्लस जो न्यू शेयर्स आएंगे वो आपका ऐड हो जाएगा, और आपके पास में शेयर्स निकल के आ जाएंगे आफ्टर री इन्वेस्टमेंट। बस यही अमाउंट निकालना है। ये अमाउंट कैसे निकलेगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, एक चीज़ ऑलवेज ध्यान रखिए कि जैसे ही कंपनी डिविडेंड बांटती है ना, उतनी अमाउंट से शेयर की प्राइस गिर जाती है। फॉर एग्जांपल, 100 रुपये का शेयर है, ठीक है। अब मान लीजिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जो है 5 रुपये का डिविडेंड पे कर दिया, ₹5, ठीक है, ₹5 का डिविडेंड दे दिया। तो जैसे ही डिविडेंड पे करती है, शेयर की प्राइस हो जाएगी उतने से कम, मतलब कि 95 हो जाएगी, ठीक है। कुछ टाइम तक ही रहती है, क्योंकि जैसे ही डिविडेंड बांटती है, मार्केट में खबर फैल जाती है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है। उसके बाद उसकी शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन कुछ वक्त के लिए, जैसे डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, पे किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, उसकी कुछ वक्त के लिए प्राइस जो है वो उतने अमाउंट से कम हो जाती है। उसके बाद वापस से बढ़ जाती है, वो बात अलग है। लेकिन एज़ पर रूल
जितना डिविडेंड पे करती है कंपनी उतने से शेयर की प्राइस कम हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे भी वही पॉइंट यहाँ पे समझना है, वही पॉइंट यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे कहता है कि भाई 50 रुपये का शेयर है, कहता है कंपनी ने 10 रुपये डिविडेंड दे दिया। तो जैसे ही कंपनी 10 रुपये डिविडेंड देगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल, 50 रुपये का शेयर है, ठीक है, 10 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है। तो बताइए, जैसे ही डिविडेंड देने के बाद आफ्टर डिविडेंड, ठीक है, आफ्टर डिविडेंड डिक्लेरेशन, जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके बाद, ठीक है, आफ्टर डिविडेंड प्राइस क्या हो जाएगा सर, 40। हालांकि कुछ वक्त के लिए रहता है, क्योंकि जैसे ही डिविडेंड बांटते हो मार्केट में खबर क्या फैलती है कि भाई कंपनी प्रॉफिट कर रही है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने लायक है। और जैसे ही लोग टूट पड़ते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और उसकी शेयर की प्राइस क्या हो जाती है, हाई, ठीक है, बढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज़ पर रूल हमें यहाँ पे क्या करना होता है सर, पहले हमारा क्या होता है सर, पहले ऑलवेज इसी तरीके से होता है कि कंपनी ने डिविडेंड दिया, मान लीजिए 50 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का डिविडेंड दिया, तो शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी, 40, ठीक है। क्यों, क्योंकि आज आप ही खुद समझिए, आपने 50 रुपये का शेयर परचेज़ किया, ठीक है, साथ में कंपनी ने 10 रुपये आपको एज अ डिविडेंड दे दिया, तो आपकी कॉस्ट कितनी बन गई, 40 रुपये। तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी, 40। हालांकि फिर उसके बाद तो एकदम से बढ़ेगा इसका प्राइस, ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले क्या होगा, डिविडेंड देने के बाद आपकी प्राइस उतने से कम हो जाएगी, ठीक है। तो 40 रुपये हो जाती है और आप क्या करते हैं, उसी वक्त री इन्वेस्ट कर देते हैं। इसने कहा है, देखिए मिस्टर ए की पॉलिसी है कि जैसे ही डिविडेंड रिसीव होता है उसके बदले वो शेयर परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही 40 रुपये यहाँ पे वैल्यू हुई, मिस्टर ए ने क्या करा, 40 रुपये ही हुई होगी ना, डिविडेंड जैसे मिला दूसरी ओर क्या हो जाएगी, शेयर की प्राइस 40। दूसरी ओर यहाँ पे जैसे ही 40 होती है, मिस्टर ए की पॉलिसी है कि जैसे ही डिविडेंड रिसीव हुआ हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, शेयर परचेस कर लेंगे, ठीक है। तो इन लोगों ने शेयर परचेस कर लिए। शेयर कितने परचेस करेंगे, जितना भी टोटल डिविडेंड रिसीव हुआ उतने अमाउंट के पूरे शेयर परचेस कर लेंगे। तो आप मुझे बताइए, मिस्टर ए को टोटल कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा। तो सर इसने क्लियरली बोल रखा है, देखिए पढ़िए, कहता है कि डिविडेंड कितना मिला है सर, कंपनी ने डिविडेंड दे रही है पर शेयर 10 रुपये। मिस्टर ए के पास कितने शेयर है सर, 1 लाख शेयर है, पर शेयर 10 रुपये मिलेंगे, तो टोटल डिविडेंड कितना मिलेगा, टोटल डिविडेंड, ठीक है। टोटल डिविडेंड यहाँ पे कितना मिलेगा सर, टोटल डिविडेंड मिलेगा 1 लाख शेयर से, ठीक है, इनटू यहाँ पे 10 रुपये, 10 रुपये मिलेगा ना पर शेयर, 10 रुपये डिविडेंड मिलेगा, मतलब कि 10 लाख रुपये मिल जाएंगे, ठीक है, एज ए डिविडेंड। लेकिन क्या मिस्टर ए अपने पास ये 10 लाख रुपये रखेंगे, आंसर इज नो। इसकी पॉलिसी है कि इसी 10 लाख के जो है क्या करेंगे सर, शेयर परचेज कर लेंगे। शेयर की प्राइस क्या चल रही है, जल्दी से बताइए, 40 रुपये। तो डिवाइड बाई 40, डिवाइड बाई 40, तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर निकालिए, 10 लाख डिवाइड बाई 40, 25,000, ठीक है, 25,000, 25,000 आ चुके हैं। तो यहाँ पे टोटल शेयर कितने हो जाएंगे, 1,25,000। ये आपका आंसर, और ख़त्म क्वेश्चन, ठीक है। ये थियरिकल बेस्ड था, थियरिकल बेस्ड था। ये थियरी क्या, कौन सा पॉइंट कवर करता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, कि जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर करते हो मार्केट प्राइस, इसे हम कहते हैं, एक वर्ड यहाँ पे याद रखिए, ये 40 रुपये को हम क्या कहते हैं, एक्स डिविडेंड वैल्यू। इस यहाँ पे 40 रुपये को अगर यहाँ पे थियरिकली अगर हम पढ़े, हालांकि थियरी अभी कवर नहीं कर रहे, लेकिन साथ ही साथ बता देता हूँ भाई, एक्स डिविडेंड वैल्यू कहते हैं, ठीक है, एक्स डिविडेंड वैल्यू, राइट। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, ओके। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट का यहाँ पे मेरे को मैसेज मिला था कि स्टूडेंट ने यहाँ पे कहा था कि सर क्वेश्चन में कुछ 5,000 गिवन है और सॉल्यूशन जो है ये 5 की जगह 25,000 के हिसाब से है। तो सॉल्यूशन में कुछ मिस्टेक है, ऐसा सॉल्यूशन में कहा था। इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है कि यहाँ पे जो बुक वैल्यू एक शेयर है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग शेयर यहाँ पे डीजी लिमिटेड के 1 लाख शेयर है। कहता है ईपीएस अर्निंग प्राइस पर शेयर 25 रुपये है, पीई रेशियो आपका 20 रुपये। अब जैसे ये दो चीज़ गिवन होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर याद आना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर याद आना चाहिए, जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था खास करके कैपिटल स्ट्रक्चर, जहाँ पे मैंने बताया था
कि सर अगर एक होता है एमपीएस, मार्केट में कितनी प्राइस चल रही है शेयर की, अगर वो निकालना है ना तो एक फॉर्मूला होता है ईपीएस इंटू पीई रेशियो। ये जो फॉर्मूला है ऑलरेडी मैं आपको लिखवा चुका हूँ, नोट्स ओपन करिए आपको मिल जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में जाइए, नोट्स ओपन करिए, मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, राइट। तो आपको वो फॉर्मूला मिलेगा और याद भी आ रहा होगा। तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या रहता है, ईपीएस इंटू पी रेशियो। अगर मार्केट प्राइस मुझे निकालनी है तो सिंपली इन दोनों का इंटू कर दूंगा, मार्केट प्राइस मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद कहता है बुक वैल्यू, बुक में जो हमारी कंपनी की बुक में जो वैल्यू है शेयर की वो 400 रुपये। तो मार्केट में कितनी वैल्यू एक बार निकाल के देख लीजिए। मार्केट में ओबियसली ज़्यादा ही चल रही होगी, 20 to 25, तो 500 रुपीज़, ठीक है। 500 रुपीज़ क्या है सर, एमपीएस। ओबियसली मार्केट में ज़्यादा ही चलती है, बुक में कम वैल्यू होती है। ये तो अकाउंट पे आप पढ़ते ही है, असेट वगैरह होता है तो असेट का भी बुक वैल्यू कम ही होता है, मार्केट में ज़्यादा चल रहा होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आता है कि एमपीएस 500 है और बुक वैल्यू कितना है सर, 400, ठीक है। इसके बाद कहता है कि कंपनी ने डिसाइड किया है रीपर्चेज शेयर्स। यहाँ पे जो है कुछ कंपनी के हिसाब से यहाँ पे कहता है मिस्टेक है, यहाँ पे कहा गया है कि 25,000 है, तो 25,000 एक बार के लिए ले लीजिए। मैंने सही से तब देखा नहीं था, स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि 25,000 है, तो एक बार 25,000 लेके मैं देख लेता हूँ। सॉल्यूशन भी हम देख लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 25,000 ले लो, ठीक है। तो कहता है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने डिसाइड किया कि वो 25,000 शेयर्स को रीपर्चेस कर लेगी, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे कैंसिल मत करना, रुक जाइए, मैं सॉल्यूशन देखूंगा। तो 25,000 शेयर्स को रीपर्चेस कर लेगी और प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस जो है, व्हाट इज़ द रिजल्ट बुक वैल्यू कहता है, ओके। यहाँ पे क्या कहता है कि अगर कंपनी कह रही 1 लाख शेयर है कंपनी के पास, हाँ जी सर, इशू किए हुए 1 लाख शेयर है, मार्केट में घूम रहे हैं इनके शेयर। अब कहता है कि कंपनी 25,000 शेयर्स को परचेज कर लेगी वापस, ठीक है। कैसे है सर, एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो चल रहा है, मार्केट प्राइस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितने सर, 500। तो 500 रुपये के हिसाब से कंपनी ने जो है 25,000 शेयर्स को परचेज कर लिया वापस, रीपरचेज, ठीक है। तो कहता है कि तो बुक वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगी वो बताइए, बुक वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगी वो बताइए। तो सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा सिंपल पॉइंट है, देखिए मुझे अभी मार्केट वैल्यू कितनी है टोटल शेयर्स की वो बताइए। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, देखिए प्रेजेंट यहाँ पे क्या है सर, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी है सर, 500, ठीक है, इज ₹500, ठीक है। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू कितनी है, 500, और 500 की कैलकुलेशन दिखाना सॉल्यूशन में कि इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करा और 500 आया, राइट। अब यहाँ पे कहता है 25,000 हम रीपर्चेस कर रहे हैं एट मार्केट प्राइस, मतलब कि कितना पैसा दिया होगा शेयर होल्डर को। आपने मार्केट से, कंपनी ने मार्केट से 25,000 शेयर को परचेज कर लिया मार्केट प्राइस पे, तो कंपनी ने पैसा कितना दिया होगा सर, 25,000 शेयर्स इंटू 500 रुपये। तो ये कितना वैल्यू आ गया, 25,000 इंटू 500। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 करोड़ 25 लाख, 1.25 करोड़ रुपीज़ लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 करोड़ 25 लाख रुपीज़ आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। यही आंसर आ रहा है, तो यही चीज़ आपके पास में है, इतना पे किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ पेड बाय कंपनी, ठीक है, पेड बाय कंपनी फॉर रीपर्चेज, ठीक है। रीपर्चेज करने के लिए कंपनी ने इतना पे किया होगा। अब मुझे टोटल बुक वैल्यू बताइए, टोटल बुक वैल्यू कितनी है 1 लाख शेयर की, टोटल बुक वैल्यू, वैल्यू शेयर की कितनी है सर, टोटल बुक वैल्यू है 1 लाख शेयर, ठीक है। और एक शेयर की बुक वैल्यू कितनी है सर, 400 रुपये पर शेयर, मतलब कि 400। तो यहाँ पे ये कितना आएगा सर, 1 लाख इंटू 400। तो ये कितना आंसर आ रहा है सर, ये आंसर आ रहा है 400 लाख रुपीज़। 400 लाख को हम 4 करोड़ लिख सकते हैं, तो 4 करोड़ टोटल यहाँ पे अमाउंट है। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा ये देखिए, मार्केट वैल्यू पे ये 25,000 शेयर को हम रीपर्चेस कर लेते हैं तो बुक वैल्यू में क्या इफेक्ट आएगा आफ्टर रीपर्चेजिंग। तो देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, 4 लाख की जो बुक वैल्यू दिख रही है ना, उसमें से हम वो चीज़ माइनस कर देंगे जो कंपनी ने पे कर दी। कंपनी ने कितना पे किया शेयर के लिए, 25,000 शेयर कम हो गया, कितना पे किया सर, 1.25 करोड़।
1.25 करोड़ माइनस होता है, ठीक है। 1.25 करोड़ आपके पास में माइनस हो जाएगा करके, ठीक है। तो जल्दी से आंसर निकालिए, 4 माइनस 1.25, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2.75 जो कि पूछा था, ठीक है। ये आपको आंसर पूछा गया था जो मैंने आपको बता दिया कि बुक वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगी। देखिए एक चीज़ ऑलवेज ध्यान रखिए कि बुक वैल्यू टोटल कितनी है, 4 करोड़, इसमें से माइनस क्या करना होता है, कंपनी ने जितना पे किया, ठीक है। सर यहाँ पे एक डाउट, यहाँ पे ये मत सोचना कि सर यहाँ पे भी 400 के हिसाब से लेना चाहिए था ना। अरे भाई यहाँ पे जो है बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू माइनस करना चाहिए था, ऐसे स्टूडेंट को डाउट आता है। आंसर इज नो। कंपनी ने पे तो 1.25 करोड़, नुकसान कितने का हुआ, 1.25 करोड़, पैसा कितना गया 1.25 करोड़, उतने से अमाउंट कम होगी। इसके रिलेटेड एक टॉपिक होता है आपके पास में, टैक्सेशन में आप पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालते वक्त भी ऐसा ही कुछ होता है कि भाई वैल्यू भले ही, मान लीजिए कोई असेट है 4 लाख की, आप उसे 5 लाख में बेच रहे हैं, तो माइनस कितना, 4 लाख करेंगे या फिर 5 लाख, ब्लॉक ऑफ असेट में से कितना माइनस करेंगे सर, जितना में बेचा है, ठीक है। तो 5 लाख पूरी माइनस करेंगे, 4 लाख की असेट को 5 लाख में बेचा है, तो ब्लॉक ऑफ असेट में से कितना माइनस करेंगे सर, 5 लाख, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इस तरीके से ही अप्लाई होता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका है कि यहाँ पे भी 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ रुपीज़ में कंपनी ने पे करे है, रीपरचेज करा है, ठीक है। तो यही चीज़ आप 4 करोड़ में से माइनस करेंगे। तो एक बार मैं सॉल्यूशन देख लो, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे यहाँ पे गलती है। अगर यहाँ पे देखें तो कहता है करंट मार्केट प्राइस तो 500 है, वो तो हमने किया, ये तो सही है। इसके बाद कहता है बुक वैल्यू जो है वो 4 करोड़ है, हाँ ये भी सही है, वो तो हमने कैलकुलेट किया। कहता है अमाउंट पेड फॉर रीपरचेज, कहता है 25,000 शेयर है, अच्छा। तो हाँ जी ये सही है, क्वेश्चन में गलती है। क्वेश्चन में 5,000 गिवन है, यहाँ पे सॉल्यूशन 25,000 के हिसाब से गिवन है। तो एक काम कर लीजिए, अपने जो आईसीएम मॉड्यूल में जो 5,000 लिखा है वहाँ पे 25 कर लीजिए, ठीक है। 25,000 स्टूडेंट ने सही कहा था, 25,000 यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो चलिए ये सही है, 25,000 यहाँ पे शेष है, उसके हिसाब से सॉल्यूशन दे दिया, ऊपर 5,000 लिखा था तो चेंज कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो 1.25 करोड़ आ जाएगा और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा कितना, बुक वैल्यू 2.75 करोड़। अच्छा इन लोगों ने बुक वैल्यू पर शेयर क्यों पूछा है, लिखा है क्या क्वेश्चन में पूछा है पर शेयर, अच्छा हाँ है, बुक वैल्यू पर शेयर पूछा है। तो पर शेयर पूछा है तो भाई बुक वैल्यू पर शेयर भी आंसर देना पड़ेगा ना। तो कहता है 2.75 करोड़ टोटल है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर करेंगे तो पर शेयर मिल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर कितने बचे भाई, 1 लाख था, 25,000 रिपर्चेज कर लिया, तो अब बचे कितने, 75,000 शेयर, ठीक है, 75,000 शेयर। सिंपल सी बात थी। तो पर शेयर शेयर बुक वैल्यू कितनी होगी, तो 2 करोड़ 75 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई 75,000, ठीक है। तो यहाँ पे 366.66 बार आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में, तो यही आंसर था इन लोगों का, हाँ जी यही आंसर है, 367 आपके पास में पर शेयर के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे ये आंसर आपका आ जाता है। तो ये चीज़ आपके पास में मैंने करवा दिया। 2 न्यू एडेड क्वेश्चन थे, ये आपका ये न्यू एडेड था और ये न्यू एडेड था, बाकी सारे तो वही पुरानी वाली मॉड्यूल के ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है। सॉल्यूशन में भी इन लोगों ने चेंजेस नहीं किया, कॉपी पेस्ट कर दिया है, जो कि मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे गलती थी, ठीक है। बस यहाँ पे आपको जो है नोट्स में लिखवा दो कि मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 और 9 डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भूलना नहीं कि नोट्स जब पढ़ेंगे कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि करवाया ही नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लीजिए ये चीज़ में मैंने यहाँ पे लिख दी है, ताकि कोई ऐसा स्टूडेंट हो सिर्फ और सिर्फ जो नोट्स उसके पास आए हो, तो उसको पता चल जाए कि हाँ जी लेक्चर में ये डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी हमने डिस्कस कर लिया है, और बाकी का तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन ही प्रोवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6
और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। हालांकि सॉल्यूशन में मिस्टेक करी है आईसीएम मॉड्यूल ने, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है तब वो मिस्टेक नहीं करते, राइट। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे ये सॉल्यूशन करके जाएंगे, जो गलत सॉल्यूशन है वो करके जाएंगे, आंसर लिखेंगे एग्ज़ाम में, और फिर पता चलेगा कि सर आईसीआई का सॉल्यूशन तो बदल दिया गया है, क्योंकि आईसीआई का जब पेपर में होता है तो पेपर में तो सही से चेक किया जाता है सॉल्यूशन, राइट। उसके बाद ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च की जाती है, उसके बाद यहाँ पे दिया जाता है। तो वहाँ पे तो बिल्कुल करेक्ट होता है। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये 5th और 6th, तो ये सॉल्यूशन कौन सा होगा सर, यही इस तरीके से सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एज़ पर माई नॉलेज यही सही सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ये सही सॉल्यूशन आपको है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस पीडीएफ की अगर आपको ज़रूरत है तो इसे ज़रूर से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस माने आपको इसे कंपलसरी नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नोट्स आपके पास में हैंड रिटन आपके जो क्या कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में, आपके हैंड हैंड रिटन मतलब कि आपकी राइटिंग में जो है सॉल्यूशन आपके पास में होना चाहिए। सारे के सारे नोट्स के सॉल्यूशन, सारे के सारे नोट्स के नोट डाउन, ठीक है, पॉइंट, सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जितना भी मैंने लिखवाया है ये तो आपके पास होना ही चाहिए। प्लस ऐसी कोई चीज़ें मैं डायरेक्टली बता देता हूँ जो मुझे लगता है कि आपको हो जाएगी याद, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, मुझे लिखना चाहिए, तो वो भी आपको ये नोट में ऐड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो के साथ साथ ही वीडियो को स्टॉप करके नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा डिविडेंड डिसीजन चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करेंगे।